वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को हमने पढ़ा, उसके पीक्स को पढ़ लिया 2 क्लास में लगभग मिला करके। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत और कह सकते हैं कि मध्य भारत की जो है पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। 1-2 क्लास में इसको भी पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हमारी एग्जाम्स को लेकर के, वनडे एग्जाम्स को लेकर के, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ने का मतलब ये है कि पहले थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में समझ लें कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या है, मूलतः पठारी है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार उसी संज्ञा दी गई है, जैसा कि भौतिक विभाजन में हमने पढ़ा था कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये मूलतः पठारी है और पठार के बारे में वहाँ हमने पढ़ लिया था कि पठार की जो संरचना है ये पर्वतों से इसकी ऊंचाई कम होती है, जबकि मैदानी भागों से इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, इसमें चट्टानी संरचनाओं का जो है विकास ज़्यादा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सीरीज हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम कि हम इनका कैसे क्लासिफिकेशन करें। तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत को अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा, जैसा कि मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा आपका होगा दक्कन का पठार का एरिया। ठीक है, दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक, तो जिसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ लेंगे, विंध्य क्रम की श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार को पढ़ लेंगे। ठीक, और उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि में ही हम अगर देखें तो शिलांग के पठार को भी नोटिस करेंगे, जबकि दक्कन के पठार वाले एरिया में पूरा हम पश्चिमी घाट पर्वत सीरीज, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं को सारा इन सबको मिला करके पढ़ेंगे, जैसे कि वहाँ बैतूल का पठार हो गया। ठीक है, दंड का रण वाला एरिया हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कुल मिलाकर के सीरीज को समझना है कि कितनी प्रायद्वीपीय भारत में कितनी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उनको समझते हैं, उनके कैसे वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, उन पर समझ स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है भारत का। ठीक है, और इस पर हमने पहाड़ियों को जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया आ रहा है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का एरिया आ रहा है, क्योंकि इधर हम उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को मैंने पढ़ लिया, जिसमें मेन हिमालय रेंज को मैंने पढ़ा, और इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पढ़ लिया। ठीक, तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या हमें देखना है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली रेंज, ये जो आपको दिख रहा है ये अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला का मूलतः जो विस्तार है, ज़्यादातर विस्तार ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का मूल जो विस्तार है वो राजस्थान में है। ठीक, और जबकि इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात का एक यहाँ पे क्षेत्र है, अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली यानी कि हरियाणा के बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर, बड़ी रेंज में एक आपका अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया, विंध्य क्रम सीरीज हो गई। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत रेंज हो जाएगा, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। सबसे पहले हम अरावली श्रेणी को पढ़ते हैं, अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानिए कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है पूरे वर्ल्ड की। समझ में आ रहा ना, इसका जो विकास हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में, विकास प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, इसका जो निर्माण है चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो आग्नेय क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट से, इसमें ग्रेनाइट, नीस्ट, शिस्ट इस तरीके की जो है चट्टानों की जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो ये सीरीज अपने अस्तित्व की यानी चट्टानी जो संरचनाएं हैं वो मूलतः अपने अस्तित्व को क्या कर दिए, मतलब परिवर्तन वहाँ पे हो गया है। ठीक है, पहले यानी इनके जो चट्टानी क्रम का जो है, चट्टानों का जो क्रम है वो एक तरीके से रवेदार का कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ तथ्य है। हाँ,
हम सीरीज को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सीरीज में हमें पहला पॉइंट इसमें क्या क्या नोटिस आपको करना है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अरावली श्रेणी का जो विस्तार है, विस्तार में आप लिखेंगे गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक है। कहाँ तक है? पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक। अब पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात में है, ये आप नोटिस करेंगे। गुजरात का जगह है पालनपुर। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है। इसकी ये पूरी जो श्रृंखला है वो 4 श्रेणियों में बटी हुई है ना। अरावली पर्वत श्रेणी कितने भागों में बटी हुई है? 4 भागों में बटी हुई है। ठीक है, आप इसका जो विस्तार का अगर यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे तो ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक ये फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक तो इसका विस्तार है ना। ऐसे इस सीरीज की श्रृंखला ऐसे बढ़ी हुई है। ठीक है, सबसे पुरानी जो है ये पर्वत श्रेणी है, समझ में आ रहा है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणी है, इसको आप नोटिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसकी जो 4 सीरीज हैं, सबसे दक्षिण पश्चिम में जरगा पहाड़ी, उसके आगे जब हम जाएंगे ठीक है तो मारवाड़ पहाड़ी को आबू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, उसके और जब हम उत्तर पूर्व में पढ़ेंगे तो हर्षनाथ पहाड़ी, और सबसे पूर्व में जो है दिल्ली रिज, समझा ना। दिल्ली रिज यानी कि रायसीना हिल्स कहा जाता है, रायसीना हिल्स। ठीक है, अब रायसीना हिल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या इससे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक, पहला तो आप ये पॉइंट नोटिस करिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में महान जल विभाजक का कार्य करती है। क्या काम कर रही है? एक तो आपने विस्तार लिख लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोटिस करिए कि महान जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, महान जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, इसका टोटल जो विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर है। कितना विस्तार है इसका? 800 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में होगा? राजस्थान में। सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में है। टोटल जो विस्तार है वो लगभग 800 किलोमीटर है। और उसके बाद और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर अवस्थित है। कहाँ पर? रायसीना हिल्स यानी दिल्ली रिज। ठीक है, एक पॉइंट आप ये नोटिस करेंगे 800 किलोमीटर टोटल विस्तार है पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक, 800 किलोमीटर, ये नोटिस कर लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करिए कि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर अवस्थित है, रायसीना हिल्स पर अवस्थित है। ठीक, अब रायसीना से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है रायसीना डायलॉग करके, एक मतलब हर वर्ष जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन कुछ ऐसे जैसे कि कमेटियों का जो है एक सम्मेलन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जिसे रायसीना के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग देशों के और अपने यहाँ के जो भी कुछ ऐसे मतलब राष्ट्राध्यक्ष वगैरह कह सकते हैं है ना, वो सब मिलकर के अपना कुछ तरीके का प्रोग्राम वहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या मिल गया कि विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर के नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ठीक है साउथ ईस्ट, इसके जो संरचना का कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, यानी कि मूलतः देखा जाए तो राज्यों के तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ये दिल्ली, हरियाणा तक इसका विस्तार है। ठीक है, हरियाणा तक है। उसके बाद आप देखिए कि ये महान जल विभाजक का कार्य करती है। ये किसका कार्य कर रही है? महान जल विभाजक, मतलब कि नदियों के जल को बंटवारे का काम कर रही है। ठीक है, नदियों के जल के बंटवारे का काम। अब नदियों के जल के बंटवारे का काम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है जल विभाजन, जब हम जो है ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीजें समझने के लिए हमें मिलेगी कि आज जो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है ना, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले ये भी पश्चिम दिशा में ही प्रवाहित होती थी, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसी संरचनाएं डेवलप हुई जिनके कारण उनका अवरोध हुआ और उनकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद समझिए राष्ट्रपति भवन इसी हिल्स पर है, यानी दिल्ली रिज वाले पार्ट्स में अवस्थित है, रायसीना हिल्स पर अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसकी टोटल लंबाई हो गई 800। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसकी प्रकृति अगर पूछता है कि किस प्रकार का पर्वत है तो ये वलित पर्वत है। वलित यानी मोड़दार पर्वत है और सबसे पुराना है। इसकी उत्पत्ति कब हुई?
माना जाता है कि प्री क्रेमियन काल में, प्री क्रेमियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। पर्वत की प्रकृति कैसी है? वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है, ठीक, वलित पर्वत है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, किसका? अरावली रेंज का। चार यहाँ पे अरावली रेंज को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से पार्ट है? जरगा पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी, मारवाड़ को आबू पहाड़ी कहते हैं, हर्षनाथ पहाड़ी और दिल्ली रिज। अब इसकी हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कहाँ पे है? मारवाड़ पहाड़ी का पार्ट है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, नोटिस कर लेंगे। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स, एक एक जो इंपॉर्टेंट पिक्स है उसको ऐसे हम पढ़ते हुए चलेंगे साथ में, है ना। तो ये अरावली रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरावली में इतना ही आपको जानना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी जो है वलित माउंटेन है, ठीक है, मोरदार पर्वत है, ठीक है, सबसे पुराना मोरदार पर्वत है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट कि इसकी जो एक श्रृंखला है दिल्ली रिज, ठीक है, उसे रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, और उसी पहाड़ी पर जो है राष्ट्रपति भवन है। इसका टोटल विस्तार 800, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में समझना है, ठीक है। ये सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना जो है वलित माउंटेन है, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी श्रृंखला को हम देखते हैं। दूसरी जो श्रृंखला है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, विंध्य पर्वत, और एक और विंध्य के साथ हम सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा को थोड़ा सा ध्यान में करिए आप लोग, ठीक है। विंध्य श्रेणी, ठीक। तो पहले आइए विंध्य श्रेणी को पढ़ते हैं। विंध्य श्रेणी कैसा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत है विंध्य पर्वत, ठीक। पहला पॉइंट यही क्वेश्चन बन सकता है कि विंध्य किस प्रकार के, उसकी प्रकृति को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि विंध्य जो है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। इसकी भी कई श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। पश्चिम से पूरब इसकी जो श्रृंखला है, अगर देखा जाए तो विंध्य का जो कॉन्सेप्ट है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ना कुछ इस तरीके से रिंग टाइप का इसे बनी हुई है ना, पर्वतों का एक जैसे रिंग टाइप का बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। और रिंग बनने का कारण क्या है कि यहाँ बीच से जो है ना नदियां, यानी कि नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र यानी भ्रंश घाटी का कॉन्सेप्ट यहाँ जुड़ा हुआ है। अभी बताता हूँ कि भ्रंश घाटी क्या होता है, ठीक। तो इसका जो पश्चिम से पूर्व विस्तार, जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, उसमें सतमाला है, भारनेर है, कैमूर है और सोनपुर पहाड़ी है, ठीक है, विंध्य में, ठीक। और इधर जो है सतपुड़ा में कौन आ रहा है? राजपीपला है, गोबिलगढ़ है, महादेव है और मैकाल है। मैकाल जो पहाड़ी है और इधर सोनपुर पहाड़ी एक दूसरे से ऐसा लगता है कि जुड़ी हुई है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों पहाड़ियां, ये दोनों श्रृंखलाएं, सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज, एक देखने में ऐसा लगता है कि ये रिंग बना रही है ना, और इनके बीच जो है एक नदी प्रवाह कर रही है, ठीक है। वो नदी क्या है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है ना। तो कहा जाता है कि भ्रंश घाटी से, नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के जाती है। भारत में 3 नदियों के बारे में प्रश्न बनता है कि निम्न से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, जिसमें दामोदर जो है पूर्व दिशा में प्रवाह करने वाली नदी है, बाकी 2 नदियां जो पश्चिम दिशा में प्रवाह करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत की लगभग जितनी बड़ी नदियां हैं सब पूर्व दिशा में प्रवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पठारी है और उसका जो झुकाव है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र है, उसका झुकाव कैसे है? पश्चिम से पूरब की तरफ है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जो है वहां नदियां जो है पश्चिम से निकल रही हैं और पूरब की तरफ, चूंकि ढाल पूरब की तरफ है तो पूरब की तरफ प्रवाह कर जाती हैं ना। लेकिन ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से जुड़ी हुई हैं, है ना। अब भ्रंश के कॉन्सेप्ट को थोड़ा पे यहाँ पे समझिए, तब फिर बाकी चीजें जितना भी हो पाएगा डिटेल करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को आप पहले डेवलप कर लीजिए कि भ्रंश घाटी क्या होता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, फिर हम विंध्य और सतपुड़ा को समझाते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सतपुड़ा पर्वत को जो है ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। भारत का एकमात्र ब्लैक माउंटेन सतपुड़ा है ना। विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका का सियरा नेवादा,
नॉर्थ अमेरिका का सियरा नेवादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ब्लॉक माउंटेन है। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है उसको समझो, आप थोड़ा सा यहाँ पे फिगर से समझने का प्रयास करो कि मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए कोई समतल एरिया है, ये क्या है एक समतल एरिया है ना, लेकिन होता क्या है कि भौगोलिक हलचल तो होती रहती है और उसका परिणाम देखने के लिए तुरंत नहीं दिखता, हजारों वर्षों में वो परिणाम आपको दिखाई देता है, ठीक है। आंतरिक जो हलचलें होती है उनका परिणाम हजारों वर्षों में दिखाई देता है, एक दिन में नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई संरचना हो गई, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो संरचनाएं कुछ ऐसे हैं, बाद में ऐसा हुआ क्या कि बीच का भाग जो है, बीच का भाग क्या हो गया, दब गया, बीच का भाग क्या हुआ, दब गया, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए बीच का भाग अगर दब गया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई चलिए बीच का भाग दबा तो मान लो ये स्थिति हो गई, बाकी किनारे किनारे वैसे ही रह गए, ठीक है। तो ये बीच का भाग जब दबा तो इसे आप घाटी की संज्ञा दे देते हैं, समझ रहा है ना, ये क्या हो गई, घाटी की संज्ञा हो गई, समझ रहा है ना। तो इसे कौन सी घाटी कहते हैं, इसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहा जाता है ना। ऐसे ही क्या होता है कि एक संरचना ऐसी बनी कि आप इसको समझिए कि मान लीजिए ये संरचना थी, ठीक है, ये संरचना थी, प्लेन था, किसी कारण में कोई हलचल हुई जिसके कारण किनारे क्या हो गए, उठ गए, किनारे ऊपर की तरफ उठ गए, किनारे जो है ऊपर की तरफ उठ गए, ऊपर की तरफ उठने के इन द सेंस आप ये ऐसा कह लीजिए कि ये हो गया, ये संरचना बन गई, समझ में आ रहा है ना, ये संरचना हो गई, किनारे क्या हो गए, यहाँ पे उठ गए, ये प्राइमरी कंडीशन थी, ये प्राइमरी कंडीशन थी, बाद में किनारे क्या हो गए, उठ गए। तो अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको ये भाग पर्वत जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या यहाँ पे खड़ा है तो ये भाग पर्वत जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, समझा ना। तो ऐसे ही हुआ, या यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाह कर रही है, एक तरफ जो उसके उत्तर में क्या हो गया, विंध्य पर्वत, और उसके दक्षिण में क्या हो गया, सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के दक्षिण में फिर ताप्ती नदी, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, उत्तर से दक्षिण इन 4 पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन बनता रहता है ना, तो इसको आप नोटिस करिएगा, ठीक है। हालांकि इसको मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे समझ लो कि जैसे ये देखिए विंध्य पर्वत है, तो सबसे उत्तर में आपका विंध्य पर्वत है, सबसे उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नर्मदा नदी प्रवाह करती है, नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद फिर सतपुड़ा पर्वत हो जाता है, सतपुड़ा पर्वत होता है, ठीक, उसकी संरचना मिलती है, और उसके फिर दक्षिण में कौन सी किसकी संरचना मिलती है, ताप्ती नदी की घाटी, ताप्ती की बेसिन मिल जाती है ना। तो ये इन चारों पे उत्तर दक्षिण के लेकर के क्वेश्चन बना हुआ है, परीक्षा में पूछा गया है ना। तो इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी हम पढ़ रहे थे बिंद श्रेणी, तो बिंद श्रेणी की जो है इसका जो प्रमुख जो सीरीज है बिंद पर्वत सीरीज का श्रृंखला का, उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आ रही हैं, सतमाला पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और सोनपुर पहाड़ी। आपसे पूछेगा कि बिंद पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बिंद पर्वत का विस्तार पूछेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिंद पर्वत देखिए, ये गुजरात का जो मांडव, गिरनार और गिर वाला जो एरिया है ना, मांडव पहाड़ी या गिरनार पहाड़ी, ये पहले बिंद पर्वत का ही पार्ट रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए घाटी होने के कारण, एक खाड़ी से गया ना, ठीक है, खंभात की खाड़ी, तो इसके वजह से जो है क्या हो गया, इनमें बंटवारा हो गया, मतलब ये अलग हो गए हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अगर मूल विस्तार अभी देखा जाए बिंद पर्वत का, तो यहाँ से ये कहाँ से चल रहा है, ये इसका भी विस्तार जो है गुजरात से ही है, ठीक है। गुजरात से लेकर के थोड़ा सा कुछ भाग राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इस तरीके से छत्तीसगढ़, झारखंड तक फैला हुआ है ना, झारखंड तक। अगर यहाँ पे देखा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो विस्तार की बात करेगा तो इस तरीके से आप विस्तार को दर्शाएंगे, है ना। तो बिंद पर्वत को आप गुजरात से उठा करके, गुजरात से लेकर के मेन विस्तार तो इसका एमपी में है, यूपी में थोड़ा विस्तार मिलता है, दक्षिणी यूपी में, है ना। उसके बाद ज्यादातर इसका विस्तार बिहार में मिलता है, फिर आगे झारखंड तक इसका विस्तार मिलता है, ठीक है, झारखंड तक ये पहाड़ी फैली हुई है, क्लियर। चलिए, तो इसकी प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन हो गई, सतमाला, भारनेर, कैमूर और सोनपुरा हो गई, क्लियर। चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपका कौन सी पहाड़ी,
सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा के बारे में अभी मैंने बताया। जैसे अब विंध्य के बारे में आपसे पूछा तो भारत ये लगभग जो है विंध्य के एक दो पॉइंट और नोटिस कर लीजिए विंध्य के कंसेप्ट में, कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजन का कार्य करती है। एक तरीके से कहा जाए तो ये मध्य में अवस्थित है। ठीक, बातें क्लियर हुई ना। मूल विस्तार इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ भाग झारखंड में भी इसका फैला हुआ है ना। यहां तक नोटिस हो गया। ठीक, कैसा पर्वत है ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में अभी बताया गया। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कैसी पर्वत श्रृंखला है? ये ब्लॉक माउंटेन है। पहला पॉइंट कि कैसा पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है ना। भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत क्या बताया गया? सियरा नेवादा। कहां पे है? सियरा नेवादा नॉर्थ अमेरिका में है। नोटिस कर लेंगे, सियरा नेवादा ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ये सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर। अब आइए हम सतपुड़ा रेंज की जो है देख लेते हैं क्या, इसको कितने भागों में बांटा गया है। पश्चिम से पूरब सतपुड़ा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो पश्चिम से पूरब अगर देखेंगे तो सतपुड़ा को मूलतः कितने भाग में बांट दिया गया है? ये 4 भाग है। राजपीपला, ठीक है, गोविलगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव और मैकाल। बातें क्लियर हो रही ना। ठीक है, पश्चिम से पूरब। अब इसका विस्तार अगर पूछेगा कि कितने राज्यों में सतपुड़ा श्रेणी है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बातें क्लियर हो रही हैं। इससे जुड़ा और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। हालांकि पीक को हम एक क्लास में लेंगे, लेकिन मेन जो श्रृंखलाएं हैं उनका जो सबसे हाईएस्ट जो पीक वगैरह है थोड़ा देखते चलिए साथ में। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट जो पीक है इसकी क्या नाम है उसका? सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़, है ना। अब प्रश्न यहाँ पे बनेगा, देखिए, राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव, मैकाल। राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव और मैकाल 4 रेंज हो गई। धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ी की चोटी है। धूपगढ़ किसकी चोटी है? महादेव पहाड़ी की चोटी है। सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक है। और सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। कितनी ऊंचाई है? यहां पे ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर। क्या नाम है? धूपगढ़। नोटिस कर लेंगे, धूपगढ़। बातें क्लियर हो गई। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अमरकंटक। उसकी ऊंचाई है 1057 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1057। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। ऐसे नोटिस कर लीजिए, अमरकंटक। कितनी ऊंचाई है? 1057 मीटर। समझ में आ रहा है ना। तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ी हैं? गिर, गिरनार, मांडव और वारदा। 4 यहाँ पे पहाड़ियां हैं, गिर, गिरनार, मांडव और वारदा। ठीक है, देखिए धूपगढ़ जो चोटी है, धूपगढ़, समझ में आ रहा है ना। धूपगढ़ जो चोटी है, हाँ, महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, महादेव की, वहां पर एक हिल स्टेशन है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी और किस लिए इंपॉर्टेंट है? मैं बताया था क्लास में जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा था। तो पंचमढ़ी और पन्ना 2 बायोस्फीयर रिजर्व है ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। आप चीजों को एक दूसरे से इंक्लूड करेंगे। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्लास, कुछ ज्यादा मतलब पोर्शन को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, अब हम उनको क्या करेंगे? एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और रिलेट करके ही पढ़ेंगे, तभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो आइए, तो यहाँ जो है जहाँ पे धूपगढ़ है ना, वहीं पास में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और पंचमढ़ी नाम से जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है कि नहीं, यूनेस्को में भी शामिल है। अच्छा, गिर, गिर किस लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए, है ना। गिर पहाड़ी है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। वारदा पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, यहाँ वारदा पहाड़ी जो हम आप देख रहे हैं,
ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप मैप को अध्ययन किए होंगे तो ये क्या है, ये प्रायद्वीप है ना, इसे कौन सा प्रायद्वीप कहा जाता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है और एक कौन सा प्रायद्वीप है, एक कच्छ प्रायद्वीप है। बातें क्लियर हुआ ना, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है और एक कच्छ प्रायद्वीप है, जिसमें इधर वाला जो पोर्शन है ये पोरबंदर तट है, ये पोरबंदर तट है, और एक गोहेलवर तट है। ये कौन सा तट है, गोहेलवर तट है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पोरबंदर तट और एक गोहेलवर तट, तो वारदा पहाड़ी के पास में पोरबंदर तट है और यहाँ पोरबंदर पोर्ट भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और जहाँ गिर पहाड़ी ना, इसी के पास में, गिर पहाड़ी के पास में सोमनाथ का नाम सुना होगा आप लोग, सोमनाथ का मंदिर जिसपे कई बार आक्रमण हुआ था, है ना, सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हुआ था ना 17 बार, ठीक है। तो यहीं पर है, गिर पहाड़ी के पास में। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां वारदा पहाड़ी है या जहां पे पोरबंदर तट है ना, उसी के पास में द्वारका है, द्वारका है ना, द्वारकाधीश कहा जाता है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना था कि गिर पहाड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। गिर पहाड़ी जो कि एशियाई शेर के लिए यानी एकमात्र जो है स्थल है भारत में एशियाई शेर का। उसके बाद और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे कि इधर आप देखें। अब हम इसको क्या करेंगे, उत्तर का हमने पढ़ लिया, अब जो दक्षिण की पहाड़ी है, मूलतः जो दक्षिण की पहाड़ी है, इनको हम दो भागों में बांट दिए, एक पश्चिमी घाट की पहाड़ी और दूसरे पूर्वी घाट की पहाड़ी, है ना, पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी, समझ में आ रहा है ना। अब इनको थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं आज केवल। पश्चिमी घाट श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट सीरीज को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, और हिमालय को क्या कहा जाता था ना, हिमाद्री कहा जाता था, हिमालय को हिमाद्री कहा जाता था, और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, आपको समझ बैठाना है, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के गोवा तक है, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है, गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक ना। अब प्रश्न कैसे पूछेगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन बनता है ना पीक को लेकर के कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट का विस्तार। लेकिन अब वहां पे अगर जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री, तो चीजें बदल जाएंगी। पश्चिमी घाट की अगर बात कर रहा है कि हाईएस्ट पीक आप पश्चिमी घाट पूछ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, तो उस केस में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है कालसूबाई, है ना, जो कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का पार्ट है, हरिश्चंद्र श्रेणी का पार्ट है ना। और हरिश्चंद्र जो है गुजरात से गोवा के बीच में है, ठीक है, तो वो उत्तरी सह्याद्री का पार्ट हुआ। लेकिन अगर पूछता है कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तब वो बाबा बुदन पहाड़ी पर है, कुंद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी पर है कुंद्रेमुख। बाबा बुदन का नाम सुना होगा, बाबा बुदन एक कहा जाता था कि एक फकीर थे जिन्होंने क्या किया था, भारत में कहवा की खेती के जनक माने जाते हैं, है ना। उन्होंने ही कहवा ले आकर के यहाँ पहाड़ी पे फेंक दिए थे और कहवा उत्पन्न हुआ, है कि नहीं। हाँ, ये इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया पश्चिमी घाट का थोड़ा सा इंट्रो हो गया। पश्चिमी घाट में देखिए कौन कौन से पहाड़ियां है, अजंता है, बालाघाट है, ठीक है, सतमाला श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, ठीक। उसके बाद दक्षिण में पढ़ेंगे तो बाबा बुदन है, मेलागिरी श्रेणी है। इसी तरीके से पूर्वी घाट में जब हम पढ़ेंगे तो पूर्वी घाट को कहा जाता है कि ये बहुत सारा कटा छटा है। कटा छटा होने का कारण क्या है कि निरंतर नहीं है। कारण क्या है कि लगभग जितनी नदियां थी वो पश्चिम से चल करके पूर्व आ रही थी, सभी नदियां पश्चिम से पूर्व आ रही थी। अब नदियां पश्चिम से पूर्व आएगी तो जाहिर सी बात है कि कटान तो करेगी, है ना। अब यहीं पे एक प्रश्न आ गया मन में, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा जाता है कि हिमालय की, नवीन हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट करके बहने वाली नदी कौन सी है। नहीं क्लियर हो रहा। हिमालय की तीनों श्रेणी को काट करके बहने वाली एकमात्र नदी है, उसका नाम क्या है, सतलज नदी। सतलज नदी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों को काट करके बहती है। बताइए, चलिए आइए यहाँ पे आ जाते हैं फट से। देखिए कई कौन कौन सी सीरीज है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, बाबा बुदन पहाड़ी और मेलागिरी सीरीज, क्लियर। ऐसे पूर्वी जब हम घाट में चलेंगे, पूर्वी घाट में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, राजमहल पहाड़ी है, रामगढ़ है, गरजात है, अशिया, टिकरापाड़ा, नयागढ़,
नल्लामाला, ठीक है, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जवादी, शेवराय, पंचामलाई, शिरुमलाई, पालनी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, वरिष्ठनाथ, ये सब पहाड़ियां हैं यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। नीलगिरी श्रेणी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या कहा जाता है, मिलन बिंदु कहा जाता है। अब फिर उसके बाद उससे दक्षिण में कई पहाड़ियां निकली हुई हैं, नीलगिरी ग्रंथि से निकली हुई पहाड़ियां हैं अन्नामलाई, ठीक, और एक रेंज अन्नामलाई हो गया, दूसरी जो रेंज है उसमें 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, सबसे उत्तर में इलायची, फिर उसके बाद वरिष्ठनाथ है, फिर कार्डमम पहाड़ी है। अब पूरब की तरफ यानी तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से उनकी पीक्स को लेकर के क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। जैसे अगस्ता मलाई का नाम सुना होगा आप लोग, अगस्ता मलाई क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने बताया था इसको, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा अगस्ता मलाई जो है बायोस्फीयर रिजर्व अन्नामलाई श्रेणी का पार्ट है या कार्डमम का पार्ट है या वरिष्ठनाथ का पार्ट है या इलायची पहाड़ी का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, है कि नहीं। तो अगस्ता मलाई क्या है, पीक है, इनको बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं, बाकी इन सारी सीरीज को एक एक करके हमें पढ़ना है, 1-2 क्लास में पूरा कवर करेंगे, जो कि एक ही क्लास में बहुत बड़ा क्लास हो जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, बोरिंग लगता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ छोटे पॉइंट्स और समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, तो आप बताएंगे नीलगिरी ग्रंथि। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री गुजरात से लेकर के गोवा, दक्षिण सह्याद्री गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका जवाब होगा कि कालसूबाई जो कि हरिश्चंद्र श्रेणी में है, ठीक है। और दक्षिण सह्याद्री का जो है तो आप बताएंगे कुद्रेमुख जो कि बाबा बुदन में है, ठीक। अब उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में है। कहाँ पे है, अन्नामलाई में, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, क्लियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि नीलगिरी ग्रंथि या दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी ग्रंथि में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम दोदा बेट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोदा बेट्टा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्वी घाट के बारे में आप समझ लीजिएगा कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अस्सिया पहाड़ी में स्थित है। क्या नाम है उसका, महेंद्रगिरी। क्यों, अब बताइए उससे। अच्छा यहाँ पे दक्षिण में जो है कुछ पहाड़ियों पे पीक्स ऊंची हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूर्वी घाट का जो मूल विस्तार है वो कहां तक है, पूर्वी घाट का जो मूल विस्तार है वो गोदावरी बेसिन तक ही है। अब गोदावरी बेसिन तक ही मूल विस्तार है, तो गोदावरी के उत्तर में ही जो पीक्स होगी हाईएस्ट पीक, उसी को पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी या सबसे ऊंची चोटी माना जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उसके कुछ नाम को समझा और कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के डिटेल्स को समझा, ठीक है। अगली क्लास में इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, 1-2 क्लास में पूरा मेंटेन कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है।